तो आज बेसिकली देखिए मैं EC2 के बारे में भी आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि EC2 में आपको ये फ्री टियर अकाउंट है, ठीक है। आप लिनक्स मशीन्स को भी होस्ट कर सकते हो, ओके। आप विंडोज मशीन को भी क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, ठीक है। विंडोज मशीन को भी कर सकते हो, आप लिनक्स मशीन को भी कर सकते हो। सर आपने जो वो सर्वर होस्ट करा था तो जो आपने एस्टीमेट पहले बनाई थी आपने जब उसको क्लाइंट से एक्सेस करना तो आपका टेस्ट बेस दिखा रहा था अपना एस्टीमेट कोड का ये सेम टास्क मैंने करा तो मेरा टेस्ट बेस दिखा रहा था जो पहले से हमारे सर्वर में लोड तो index.html नहीं डाला था क्या? डाला था index.html हाँ सर उसके बाद भी दिखा रहा था कि अगर आपको अपना एस्टीमेट वाला पेज लोड कराना है तो ETC में जाओ उसमें वेलकम नाम क्या रखा था HTML पेज? index.html लिखा है test.html टेस्ट टेस्ट लिया होगा तो टेस्ट नाम लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो नाम देगा। फिर डायरेक्टरी इंडेक्स क्या होता है? सर नाम जैसे जो भी आईपी देगा उसके आगे स्लैश टेस्ट एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम वो वेब पेज एक्सेस कर पाओगे। मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। इंडेक्स पेज है तो उसको नाम डालने की जरूरत नहीं, लेकिन आप एक और मल्टीपल वेब पेज बना रहे हो या इमेज के लिए हो गया, फॉर्म हो गया, कुछ भी, तो उसके लिए आपको वो पेज डालना स्लैश जो भी आपका एचटीएमएल का वेब पेज है जिस पे आप जाना चाहते हो पेज नेम डालना। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप ETC में जाओ उसमें जाओ उसमें जाओ वो वर्चुअल होस्टिंग, वेलकम वो अपन वर्चुअल होस्टिंग करते हैं ना, हमने लिनक्स में देखी है वर्चुअल होस्टिंग होती है, वो उसका पार्ट डायरेक्टरी इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। लेकिन सर वो क्या था वेलकम डॉट में लगे बेटा वही तो समझा रहा हूँ, वो वर्चुअल होस्टिंग है। तुझे एक और लोकेशन देनी, तू जाके अपनी बना, कोई दिक्कत नहीं, अपनी डायरेक्टरी इंडेक्स बना, वही तो बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टरी इंडेक्स डॉक्यूमेंट तुझे डालना पड़ेगा, फिर तुझे वो आईपी डालेगा ना, तो तुझे टेस्ट पेज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो EC2 की अगर मैं बात करता हूँ, EC2 आपको लिनक्स मशीन भी देता है, EC2 आपको विंडोज मशीन भी देता है, ठीक है। अब पॉइंट ये कि कितने टाइम के लिए आपको देता है, तो पर मंथ आपको ये 750 आवर्स देता है। पर मंथ आपको कितना देता है, 750 आवर्स फॉर लिनक्स एज वेल एंड फॉर विंडोज। लिनक्स मशीन के लिए भी 750 आवर दे रहा है, विंडोज मशीन के लिए भी क्या दे रहा है वो आपको, 750 आवर दे रहा है पर मंथ। मतलब आप एक मशीन को कितने टाइम के लिए चला सकते हो, अगर आपके पास एक मशीन है, एक हमारे पास 31 दिन होते हैं, अगर आप 24/7 भी उसको ऑन रखते हो तो आपके पास कुछ 744 आवर्स होते हैं, ओके। लेकिन अगर मान लो आपने इसी चीज को आपने दो मशीन के साथ लॉन्च किया, तो ये 750 रिड्यूस हो जाएगा किसमें, 350 में। बात आ रही समझ में, 750 रिड्यूस हो जाएगा आपका किसमें, 350 में। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपने 10 मशीन लॉन्च कर दी तो पर मशीन को आप 75 आवर्स ही चला पाओ, तो डिवाइड होता रहता है। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से इनका प्राइसिंग पॉलिसी काम है, ओके। ये सारी चीजें आपको बिलिंग टियर्स में दिखेगी, हम फ्यूचर में जब इसका बिलिंग डैशबोर्ड देखेंगे, ठीक है। आज से आप क्या करेंगे, कोई भी पे सर्विस यूज कर रहे हैं, देखिए आपसे अगर मान लीजिए कोई पेड सर्विस गलती से यूज हो गई, हमारे साथ सडनली हो जाता है, okay guys, so some problem was there, some network issue was there। हाँ आपकी भी क्लास है, ओके। सो अगर मैं बात Hello. करता हूँ, आई होप गाइस यू गाइस कैन हियर मी। Sir, आपका आवाज your voice is very choppy. It's not clear. Hello. यस यस आई कैन हियर यू, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपको? जस्ट ओके, अभिलेख यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली व्हाट? अब सही आ रहा होगा ये सपोज। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो
एक और चीज मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अब आपको कंसोल पे क्या करना है, जब भी आप लैब कर रहे हैं, ओके, पूरे दिन में मेरा मानना है एक बार आप यहाँ पे अपने बिलिंग डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। बिलिंग डैशबोर्ड पे जाना जरूरी इसलिए है कि आपको पता चलता रहेगा कि आपने कोई ऐसी सर्विस तो यूज नहीं कर ली जिसकी वजह से आपको मे बी चार्ज लगना स्टार्ट हो गया, ओके। इफ यू हैव यूज्ड द पेड सर्विस माइट बी यू कैन गेट द चार्ज बाय द AWS, ओके, दैट सी गाइस आई एम गेटिंग द चार्ज। तो मेरा पॉइंट अलग है, बट आप लोगों को अपना बिलिंग डैशबोर्ड देखते रहना है, ओके। बिलिंग डैशबोर्ड में जैसे ये मुझे बता रहा है लास्ट मंथ दिस 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 लाइक दिस, तो आई गेस मेरा ओके, आई थिंक आई एम यूजिंग वन ऑफ द पेड सर्विस, so that's why let me just guys give me a second, let me delete that one. तो अगर आपके पास बिल आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिल्स को कैसे वो कर सकते हैं मैनेज। तो आप है ना एक और मशीन आज ट्राई करेंगे, एक और लैब आप ट्राई करेंगे, मैं आपको दे रहा हूँ विंडोज होस्ट भी आप लॉन्च करेंगे। क्या है, कल हमने लिनक्स होस्ट देखा था, तो बस AMI में आपको कौन सी जाके सेलेक्ट करना है, विंडोज, जो भी है 2019 आप लेटेस्ट सेलेक्ट करेंगे। बट पॉइंट ये कि जो विंडोज मशीन है ना उस पर आप SSH नहीं कर सकते, तो उसके फायरवॉल से आपको क्या अलाउ करना पड़ेगा, RDP, जो कि बाय डिफॉल्ट अलाउ होगा। विंडोज मशीन जो रिमोट सेशन हम लेते हैं उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और इसका भी एक पोर्ट नंबर होता है। एनीबडी नो दैट पोर्ट नंबर? दिस इज द पोर्ट नंबर 3389। ये विंडोज का आपका RDP का क्या होता है, पोर्ट नंबर। तो फायरवॉल से आपको क्या करना पड़ेगा, RDP का प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन एक्सेस दैट मशीन। विंडोज में फिर आपको इसका मेन अकाउंट डालना पड़ेगा, यूजर नेम होगा एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड है ना आपको कहाँ से मिलेगा, वो की पेयर है ना, उस की पेयर से आपको पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। जो AWS आपको कंसोल पे सब कुछ, जैसे आप कनेक्ट की ऑप्शन करते हैं ना, वहाँ पे कनेक्ट पे आपको ऑप्शन आएगा RDP फाइल डाउनलोड करने का। RDP फाइल आप डाउनलोड करोगे, उसको क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड है ना वो बोलेगा कि आपको डिक्रिप्ट करना है, तो एक पेज ओपन करेगा, वहीं पे जाके आपको पैम फाइल लोड करानी है और वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को डिक्रिप्ट कर देगा, दैट्स ऑल। और फिर वो कॉपी करके वो पासवर्ड को अपन RDP फाइल में क्या कर लेंगे, पेस्ट, और कुछ। ओके, तो ये टास्क आज आप अपने बिहाफ पे ट्राई करेंगे, ओके। सर ये उस पे रिपोर्ट पे हाँ मैं वो सारी चीजें क्रिएट वन विंडोज इंस्टेंस, अच्छा, हाउ टू कनेक्ट यू गाइस, विंडोज इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है, क्रिएट वन विंडोज EC2 इंस्टेंस एंड देन यू हैव टू कनेक्ट। Now if I talk about one more service today, the basic service, this is my EC2 instance, okay। इस EC2 इंस्टेंस को मेरा एक पब्लिक IP मिलता है, फॉर एग्जांपल ये पब्लिक IP है 11.12.11.12, दिस इज द पब्लिक IP। अब ये पब्लिक IP से मैंने क्या कर रखा है, बैकएंड पे बहुत सारी चीजें बाइंड कर रखी है। इस पब्लिक IP को मैंने मेरे DNS के साथ बाइंड कर रखा है, इस पब्लिक IP को मैंने मेरे डेटाबेस के साथ बाइंड कर रखा है, इस पब्लिक IP को मैंने SSH के लिए अलाउ कर रखा है फायरवॉल से, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं क्या चाहता हूं कि इसी IP को मैं हमेशा लाइफ टाइम के लिए अलाउ रखूं,
बट पॉइंट ऐसा हो जाता है कि अगर आपने मशीन को स्टॉप करके इंस्टेंस को आपने फिर से क्या किया, स्टार्ट, तो ये है ना पब्लिक आईपी है ना आपका डायनेमिक इन नेचर है। दैट मींस जैसी मशीन स्टॉप होगी फिर से आप स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट अ न्यू आईपी, आपको क्या मिलेगी, न्यू आईपी मिलेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर आपको सब जगह जाके अपने डीएनएस डोमेन रजिस्ट्रार पे भी जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा, डेटाबेसेस में जाके अपडेट करना पड़ेगा। आपने फायरवॉल से कुछ आईपी अलाउ कर रखे हैं तो वहां पे भी जाके क्या करना पड़ेगा, अपने को अपडेट करना पड़ेगा। तो यार ये प्रॉब्लम मैं नहीं चाहता। एंड इन द इंडस्ट्री, इन द ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर्स को हमेशा हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, स्टैटिक आईपी, ताकि एवरी टाइम वी डोंट हैव टू चेंज इट। अगर वो अपडेट भी हो रही है, वी डोंट नीड दैट आईपी शुड बी अपडेटेड हियर। हमें क्या चाहिए, स्टैटिक आईपी। क्या चाहिए हमें, स्टैटिक आईपी। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने इसके लिए आपको एक सर्विस दे रखी है। द सर्विस नेम इज नोन एज इलास्टिक आईपी as a service, means it's a sub service, not a proper service, you can say। इलास्टिक आईपी एक सर्विस है जो कि आपकी आईपी को क्या रखेगी, स्टैटिक रखेगी। ओके, और इलास्टिसिटी का मतलब ये इसलिए लगा रखा है कि इट्स इलास्टिसिटी मे बी यू कैन कनेक्ट विद द डिफरेंट इंस्टेंस एज वेल। इलास्टिसिटी का मतलब ये, इसलिए इन्होंने नाम स्टैटिक आईपी की जगह क्या दे रखा है, इसको इलास्टिक आईपी दे रखा है। ओके, तो ये इलास्टिक आईपी हमें क्या करनी पड़ती है, अपने अकाउंट में पहले परचेस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, अकाउंट में अपन को परचेस करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक, जस्ट कीप वन पॉइंट। नाउ लेट्स गो टू मूव 5। So let's go to EC2 again. तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक सर्विस का मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोई भी मेरी मशीन स्टार्ट होगी, ओके, तो मान लीजिए चलो इस मशीन को मैं स्टार्ट कर, ओके, एंड आई विल गेट वन पब्लिक आईपी। थोड़ी देर में मुझे एक पब्लिक आईपी मिलेगी। मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ, वो मशीन सी चाहिए मुझे जो रनिंग स्टेट, अभी तक वो मशीन क्या स्टार्टिंग में पेंडिंग स्टेट में होती है, स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये देखो, ये इसको पब्लिक आईपी मिल गया, ठीक है। अब मैं इस मशीन को स्टॉप करूंगा ना, अभी पब्लिक आईपी क्या है, 13.235 17.147, ये रहा पब्लिक आईपी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफ आई स्टॉप दिस मशीन एंड अगेन आई विल स्टार्ट इट, दिस ये आईपी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ओके, आई सेलेक्ट इंस्टेंट स्टेट, ओके, लेट मी सेलेक्ट इंस्टेंट स्टेट, स्टॉप इंस्टेंट। अब ये मशीन आपकी स्टॉप हो जाएगी। जस्ट एक रिफ्रेश, ओके, और एक बार फिर से उस मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टेट क्या है, स्टॉपिंग। ओके, पीछे बैकएंड पे क्या हो रही है, जैसे शट डाउन हो रही है ये मशीन, क्या हो रही है, विंडोज जैसे अपन सिस्टम को शट डाउन करते हैं, दैट्स ऑल। ये वीएम क्या हो रहा है, इंस्टेंस क्या हो रहा है, पीछे बैकएंड पे शट डाउन हो रहा है। तो जब तक प्रॉपर शट डाउन नहीं आएगा, आपको इंस्टेंस स्टेट क्या दिखेगी, स्टॉपिंग। जैसे ही स्टॉप हो जाएगा, प्रॉपर्ली शट डाउन हो जाएगा, तो स्टॉप आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये इनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, स्टेट्स कहते हो आप। ओके, तो स्टॉप हो चुकी है। अब देखिए मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। That is not fixed that I will get that IP again. Okay, that I will get that same IP again. No, that is that was dynamic. So वो change हो रही है। Okay, वो change हो रही है। Okay, and now this time you guys see IP. So because of that, now I have to update everywhere, in the firewalls, in the databases, in the DHCP, in the DNS, whatever, in the FTPs you can imagine. So I want a static IP on this server. So for that, what we have, अपने पास है सर्विस है जिसका नाम है इलास्टिक आईपी। ओके, अपने पास एक सर्विस दिख रहा है आपको, इलास्टिक आईपी। ये आईपी को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, स्टैटिक कर देगा। ओके, ओके,
now what I will do, I'll allocate the elastic IP. अब इनके पास क्या है, इलास्टिक आईपीओ का पूल, मतलब पब्लिक आईपी का क्या बना रखा है, एक पूल बना रखा है, बहुत सारी पब्लिक आईपी का क्या बना रखा है, एक पूल बना रखा है। उस पूल में से एक पब्लिक आईपी मुझे क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे, अलॉट कर देंगे, व्हाटएवर। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एलोकेट इलास्टिक आईपी, सो दे विल गोइंग टू गिव मी वन आईपी फ्रॉम देयर पूल एंड लेट्स एलोकेट दिस। ओके, ये आपको एलोकेट कर देंगे, देख रहे हैं, टाइप आपको पब्लिक दिख रहा है। ओके, एंड यू विल सी किसी भी इंस्टेंस के साथ ये पब्लिक आईपी अटैच नहीं दिख रहा है आपको, एसोसिएट इंस्टेंस आईडी नो, एसोसिएट आईडी किसी के भी साथ वो अटैच नहीं है। तो अब अपने को क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट इंस्टेंस, ओके, एंड यू कैन अटैच विद दैट इंस्टेंस। ओके, आपने आईपी परचेस करिए, अब आपको जिस भी मशीन यानी जिस भी इंस्टेंस के साथ उसे अटैच करना है, आप क्या करोगे, उस पर जाके अटैच करो, दैट्स ऑल। So how to do that? Just select it, go to actions, associate elastic actions में जाइए, थोड़ा सा फास्ट हो गया, ठीक है। स्टेप पे थोड़ा फोकस नहीं करना है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि स्टेप्स आप वहां से आराम से पेशेंसली नोट डाउन कर सकें। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये सिलेक्शन आप करना है, एक्शंस पे आपको जाना है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, दैट्स ऑल। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंस। ओके, you have to find out the instance which is your instance, this will see I have lots of। so अब आपको दिख रहा है टैग का बेनिफिट अपने को क्या मिलता है, जैसे अपन टैग दे देते हैं ना, तो पता चल जाता है कि कौन सा हमारा टैग। तो टैगिंग से अपना काम फिल्टराइजेशन के क्या हो जाता है, अंदर इजी हो जाता है। ओके, तो अब जैसे ये अभी जैसे मान लीजिए रनिंग नहीं हो रही थी, और अगर मान लो सब रनिंग हो रही है, तो आप कैसे बता सकते हो कि इस आईपी को आपको किस मशीन के साथ अटैच करना है। तो दैट्स व्हाई वी गिव द नेम्स। ओके, so that was a tag। तो मैंने उस इंस्टेंस के साथ अटैच कर दिया। ओके, और इस इंस्टेंस के साथ जो प्राइवेट आईपी है वो ये है, आप सेलेक्ट करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, so now we have attached that IP, that is static IP, to the that machine or to that instance you want to see। तो मैं इंस्टेंस पे जा रहा हूँ फिर से। ओके, you will see, let me refresh this page and let's run, let me filter out the running machine। ओके, देखिए वो आईपी क्या हो चुका है, फिक्स कर दिया। ओके, आप इनके डिटेल्स में भी देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक तो पब्लिक आईपी ये, एंड दिस इज योर इलास्टिक आईपी। एक डैशबोर्ड भी बता रखा है, अगर ये इलास्टिक आईपी नहीं होगा ना, यहाँ पे डैश आएगा, दैट मींस यू आर नॉट यूजिंग द इलास्टिक आईपी। ओके, हाउ यू कैन सी दैट इज अ इलास्टिक आईपी, आप देखने से पता लगा सकते हैं कि ये इलास्टिक आईपी और ये पब्लिक आईपी नहीं ना, दोनों में से आप नहीं पता, लेकिन आप इलास्टिक आईपी में अगर आपको आईपी दिख रही है, दैट मींस दैट आईपी इज अ इलास्टिक आईपी। अगर यहाँ पे डैश दिख रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ इलास्टिक आईपी, इट कैन बी चेंज इन द फ्यूचर। ओके, गॉट द पॉइंट? Now I will talk about the pricing policy। Elastic IPs are chargeable। ओके, वो जो पब्लिक आईपी दे रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो डायनेमिक है। ओके, आप इसको स्टैटिक नहीं बना सकते, लेकिन आप एक आईपी को अपने बिहाफ पे ब्लॉक कर रहे हो, किसी स्पेस को अगर आप ब्लॉक करते हो तो उस स्पेस का आपको पैसा देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल। so you will have to pay for that IP, you will going to charge for that IP। so the point is that यहाँ पे आपको उस आईपी का क्या देना पड़ जाएगा, चार्ज पे करना पड़ेगा। नाउ गाइस, यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी हमारा मोटो नहीं, अपने को नंबर्स याद नहीं करने की, यहाँ पे वो होता है ना कि ये सब्जी का भाव चल रहा है, ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, ये अपने को एक प्राइसिंग पेज दे रखा है, वहां पे आप जा सकते हैं और उस सर्विस का जो भी प्राइस पर आवर पर प्रोटोटाइप के बेसिस पे जो भी रेट चल रहा है, $0.01, $0.10, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। ओके, इलास्टिक आईपी का चार्ज, इंटरव्यू आपको ये नहीं पूछेगा कि प्राइसिंग पॉलिसी बताना क्या है भाई, 1 घंटे का क्या चार्ज है। इट्स अ लॉट्स ऑफ सर्विस, तो हर एक सर्विस का हर एक रीजन में माइट भी कैटेगराइज होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सर्विसेज का जो प्राइसिंग पॉलिसी होता है वो डिफर करता रहता है, हालांकि सब में सेम रहता है, बट कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसमें वो 0.01 से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। जैसे जहाँ पे डेटा सेंटर ज्यादा है वहां पे प्राइसिंग क्या होगी, कम, और जहाँ पे डेटा सेंटर कम है वहीं पे वो सर्विस को आप यूज कर रहे हो तो प्राइसिंग का तो 0.01 इतना भी कि $1 का या $2 का, $0.001 का डिफरेंस, बट दैट इज अ डिफरेंस। तो पॉइंट ये कि आपको इनको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है,
वैसे अगर आप एक इलास्टिक आईपी लेते हैं तो मुझे तो एक्चुअली याद है $0.05 ये पर आवर आपसे चार्ज कर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कब है कि जब आपने इलास्टिक आईपी को परचेस कर लिया, ब्लॉक करके रख दिया, अटैच नहीं करके रखा है, तो आपसे ये क्या ले रहे, सॉरी 0.5 नहीं, आई थिंक 0.12, ओके 0.12 इनका कुछ चार्जेस रहता है, ओके। तो ये आपसे कितना लेंगे, $0.012 आपसे क्या लेंगे चार्ज, अगर आपने मशीन को अटैच करके नहीं, आपने इलास्टिक आईपी को बीएम के साथ अटैच करके नहीं रखा, ठीक है, तो आपका बेसिस क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। बेसिकली तो हमें ये मेक श्योर करना है कि आपने परचेस किया है, आप एक बार लैब कर लेते हैं तो फिर इलास्टिक आईपी को यूज नहीं करना, okay, you just I'm giving you for the knowledge purpose. If we want a static IP, इंटरव्यू पूछ लेता है I want the static IP on this server, तो आपके माइंड में कौन सी सर्विस क्लिक होनी चाहिए, give them elastic IP, okay, elastic IP दीजिए, आपकी IP हमेशा क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी, okay, so this is a point. So आप एक बार लैब करने के बाद उस मशीन से आप फिर से इलास्टिक आईपी को क्या कर देंगे, डिसएसोसिएट कर, पहले हमने अटैच किया था, फिर से क्या करेंगे, डिसएसोसिएट करेंगे, और डिसएसोसिएट जैसे ही हो तो ऑटोमेटिकली फिर उनके पूल में से एक और पब्लिक आईपी मिल जाएगा, बट वो क्या होगा, डायनेमिक इन नेचर, स्टैटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक आईपी में जा रहा हूँ, कैसे आपको डिसएसोसिएट करना है, वही ऑप्शन है एक्शंस डिसएसोसिएट, ओके। सी आप यहाँ पे इस पेज को भी पढ़ सकते हैं, ओके, एक बार थोड़ा सा आप इस पेज को पढ़ लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इफ यू disassociate the elastic IP, you can reassociate with a different resource. That means वो क्या बोल रहा है, एक से डी अटैच कर दिया तो दूसरे के साथ भी आप अटैच कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही मशीन के साथ आप अटैच कर सकते हो, ओके। यू कैन हैव वन इलास्टिक आईपी एसोसिएट विद द रनिंग इंस्टेंस एट अ नोड चार्ट। ध्यान से सुनिए, इसने क्या बोला है, एसोसिएट, अगर आप एक आईपी परचेस कर रहे हैं, उसको आपने मशीन के साथ अटैच करके रख रखा है, वी विल गोइंग टू चार्ज यू फॉर नो रीजन, आपसे एक आईपी कम पैसा नहीं लेंगे अगर वो आईपी अटैच, लेकिन इफ यू एसोसिएट एडिशनली, आप और आईपीस परचेज करके एडिशनल कर रहे हैं, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू मेक अ बिजनेस, आप एक से ज्यादा क्यों, अगर आपको एक लर्निंग पर्पस से चाहिए तो आपने वो सिनेरियो समझ लिया होगा, तो नाउ अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो यू विल बी चार्ज फॉर द ईच एडिशनल आईपी एड्रेस, ओके, ऑन द प्रो डेटाबेस, दैट मींस जो भी रेट उसका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज दिया जाएगा। नाउ ये भी आप पढ़ सकते हैं कि we impose a small charge when these IP addresses are not associated with the running instance. That means आपने परचेज कर लिया लेकिन आपने ब्लॉक करके बैठे हुए, आप इंस्टेंस के साथ भी अटैच नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरा आईपी आप ब्लॉक करके बैठे हो, आप यूज नहीं कर रहे हो तो भाई ठीक है, आप यूज नहीं कर रहे हो, आपने ब्लॉक किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज अ पॉलिसी। सो व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद द स्टॉप इंस्टेंस और अनअटैच्ड नेटवर्क, मींस जब यहाँ स्टॉप इंस्टेंस या अनअटैच्ड नेटवर्क के साथ आपने उनको अटैच नहीं कर रखा है, तो हम आपसे उनका क्या लेंगे, पैसा लेंगे। आप मशीन अच्छा अटैच भी कर रख लेकिन आप मशीन को चार दिन से बंद करके बैठे हो, आप यूज नहीं कर रहे हो, माइट भी मेरे दूसरे प्रीमाइसेस में यूज कर सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये सारे सिनेरियोज को आप एक बार, मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं डी एसोसिएट कर रहा हूँ, नाउ दैट आईपी इज नो मोर अटैच्ड टू दैट इंस्टेंस, ओके, वो डी एसोसिएट हो चुका है। डी एसोसिएट करने के बाद इसको हमें हमारे पूल से क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, हमारे अकाउंट से क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो पहले डी एसोसिएट किया, अब क्या कर रहे हैं अपन, रिलीज, दोनों में डिफरेंस है, परचेस करके एसोसिएट करना मतलब अटैच करना, डिसएसोसिएट रीड करके रिलीज करना मतलब हमारे अकाउंट से फ्री करना। तो नाउ दिस आईपी एड्रेस विल गोइंग टू बी नो लॉन्गर इन योर अकाउंट, तो ये हमारा क्या हो चुका है, हमने वापस होने दे दी, अब हमारे को कोई चार्ज नहीं करेगा, वैसे भी एक आईपी का वो वैसे भी चार्ज नहीं ले रहे, लेकिन अगर अनअटैच्ड है तो चार्ज देना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले ये आईपी थी, मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, इलास्टिक आईपी भी आपको दिख रही है, मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार और आप देखेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार ये पेज को वापस, देखिए आ गया, और ये इलास्टिक आईपी में क्या आ गया, ब्लैंक, दैट मींस यू डोंट हैव दैट इलास्टिक आईपी, दिस इज अ पब्लिक आईपी, ओके, सो दिस इज अ स्टैटिक आईपी एज अ सर्विस, ओके। चलिए नाउ इफ आई टॉक, आप लोगों के पास 9:15 तक का टाइम होगा ना, मतलब 9:15 तक कैरी ऑन करो, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो एक छोटी सी सर्विस और हम देखते हैं यहाँ पे,
Okay. Any doubt? Neha, Abhilek? सर जब इंस्टेंस पावर्ड ऑन नहीं है तो वो आईपी डिसोसिएट स्टेट में रहता है क्या? जब इंस्टेंस पावर डाउन नहीं, मतलब रनिंग स्टेट में कुल मिला, हाँ, रनिंग स्टेट में नहीं है। रनिंग स्टेट में नहीं मतलब स्टॉप्ड स्टेट में, हम्म। तो वो पब्लिक आईपी अटैच डी एसोसिएट हो जाता है, वो स्टैटिक नहीं रहता है। ओके। अगर आप इलास्टिक आईपी की बात कर रहे हो तब वो अटैच रहता है, तब वो फिक्स है। ठीक है, आप हाँ इलास्टिक सर, आईपी की बात कर इलास्टिक रहे आईपी हो, में इलास्टिक आईपी आप जब मशीन को स्टॉप करोगे तो फ्यूचर में आप स्टार्ट करोगे ना, तो बाय एडब्ल्यूएस दे विल गोइंग टू असाइन द सेम आईपी, बट इफ यू आर यूजिंग अ डायनेमिक पब्लिक आईपी, that means they will going to change your public IP. ओके, सो एसोसिएशन के लिए आई मीन आईपी अगर डिसएसोसिएटेड है तो चार्जिंग है। आईपी, हाँ, अगर आईपी आपने किसी भी मशीन के साथ अटैच नहीं करके रख रखा है तो आपका पैसा लगना स्टार्ट होगा। इवन इफ द इंस्टेंस इज रनिंग। नो, आप इंस्टेंस रनिंग है पर आपने अटैच नहीं कर रखा है तो वो डी अटैच ही मानूंगा ना मैं। अब वो चाहे इंस्टेंस रनिंग हो या नहीं, डजेंट मैटर, आपने तो पब्लिक आईपी परचेज करके किसी को अटैच नहीं कर रखा है तो मैं पैसा आपसे चार्ज करूंगा उसको। अटैच कर रखा है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, देन आई विल नॉट चार्ज फॉर वन आई। ओके ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। So now guys, let's move on the some storage part. Okay, that was a point. And now EC2, let me tell you, EC2 is a reason based service. Okay, now what do you mean by reason based? That means रीजन बेस्ड का मतलब ये होता है कि मुंबई में आपने जैसे मशीन को लॉन्च किया है तो दैट डजंट मीन दैट दिस EC2 इंस्टेंस विल शो यू इन द डिफरेंट डेटा सेंटर, कैलिफोर्निया, आपका वर्जीनिया, या फिर नॉर्थ आपका ये सिडनी वगैरह, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। जिस रीजन में आपने उस मशीन को लॉन्च किया है उसी रीजन में जाके आप उस मशीन को के ऊपर काम कर, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक मशीन इतनी सारी लॉन्च कर रखी तो दैट डजंट मीन्स कि मुझे सिंगापुर या किसी डिफरेंट रीजन में भी या मशीन्स को देखने का ऑप्शन मिलेगा। इट्स अ रीजन बेस्ड सर्विस, जिस रीजन में आपने लॉन्च किया है उसी रीजन के डैशबोर्ड में आपको ये चीजें दिखेगी। ओके, for example, if I go to Oregon, that doesn't mean that we will have the same instance running over there. Okay, we have to launch the different one. That is the meaning of reason based. Okay, see, we don't have any instance running in this. All right, that is an example of reason based service. So now I will talk about something on storage. Okay, छोटा सा एग्जांपल लेने जाऊंगा, पहले क्लाउड से पहले हम लोग स्टोरेज पे बात करेंगे। हमारे सिस्टम से, हमारे सिस्टम्स में स्टोरेज क्या होता है उस पर बात करें। अच्छा मुझे ये बताइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे काफी, मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के कौन से, डू यू गाइस नो एनीथिंग अबाउट पार्टीशन? कौन सी ड्राइव में स्टोर होता है आपका विंडोज? सी ड्राइव में, एवरीबडी नो? सी ड्राइव में आपका क्या रहता है, पार्टीशन, जो आपका विंडोज है वो क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है। फ्यूचर में इफ सी ड्राइव क्रैश हुआ, मींस विंडोज क्रैश हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ड डिस्क क्रैश, विंडो क्रैश हुई, तो अगर आपके पास मान लीजिए डी है, ई है, एफ एक्स्ट्रा ड्राइव भी है, तो अगर आपने विंडोज को इंस्टॉल किया फिर से तो डेटा किसका होता है, सिर्फ सी ड्राइव का। ओके, दोज पीपल डोंट नो, आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर दोज पीपल। जब आप फिर से विंडो को इसमें डालेंगे तो विंडोज में सिर्फ जो डेटा सी ड्राइव के अंदर है, सी ड्राइव का डेटा आपका पूरा ओवरराइट हो जाएगा। ओके, और मतलब डिलीट हो जाएगा, लेकिन डी और ई और एफ का क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। ओके, प्रिजर्व मींस
I can say वो permanent रहेगा. Okay, if I call it permanent, if I call preserve, if I call persistent, that means all are same. अगर इन तीनों वर्ड में से किसी का भी मैं यूज करूँ, आप समझिएगा वो मैं परमानेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये DEF का क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा, बट सी ड्राइव का परमानेंट नहीं रहेगा. बात आ रही समझ में? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पे कि अब पॉइंट ये कि DEF का डेटा हमेशा प्रिजर्व रहेगा, ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज आप मान. ठीक है, लेकिन किसी किसी OS में आपने देखा होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 GB है. ओके, और उस 500 GB को हमने किस में अलॉट कर रखा है, पूरा का पूरा किस में कर रखा है, सी ड्राइव में अलॉट कर रखा है. उस सिस्टम के लिए ये 500 GB का हार्ड डिस्क है. अब बंदा क्या करेगा, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क परचेज करेगा. ठीक है, उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में वो क्या करेगा, फिर डेटा स्टोर करेगा. बात आ रही समझ में? अगर केस ऐसा है तो वो 500 GB 1 टेराबाइट की एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखेगा. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि विंडो क्रैश हुई फ्यूचर में तो मेरा सी ड्राइव का सारा डेटा जाएगा. तो उसने बैकअप के लिए अपना सारा डेटा को कहां ट्रांसफर कर रखा है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. whatever the pen drive can be, it's a DVD can be, it's a hard disk can. Okay, जो भी एक्स्ट्रा स्टोरेज, आप मैं एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क की भी बात नहीं करूंगा, मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज की बात करूंगा. ठीक है, अब इस आज के टाइम पे एक्स्ट्रा स्टोरेज में दो कैटेगरी आने लग गई. ओके, एक्स्ट्रा स्टोरेज में क्या आने लग गई है, दो कैटेगरी आने लग गई. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज HDD and the second category is SSD. I hope everybody know the difference. What is the difference between an HDD and SSD? Huh? Mostly speed. That's a valid point. Speed का फर्क है. And आज के टाइम में आपने देखा होगा लैपटॉप्स में सब जगह प्रमोशन में SSD वाला. Why? Because SSDs are the faster. They works on the concept of chips. वो चिप्स के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और ये किसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, प्लेटर्स. वी हैव द इनसाइड दिस हार्ड डिस्क वी हैव प्लेटर्स. कुछ DVD जैसी सीडीज होती है, उन प्लेटर्स पे अपना डेटा स्टोर होता है. तो दीज आर स्लोअर, सो दैट्स व्हाई दीज आर चीपर. दीज आर फास्टर, दैट्स व्हाई दीज आर एक्सपेंसिव. वो क्या है, थोड़े से एक्सपेंसिव है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपको फास्ट दे रहे हैं, सर्विस फास्ट दे रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव. नाउ पॉइंट इज दैट, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि क्यों आज के टाइम पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपने सुना होगा कि यार लोग बोलते हैं कि तेरा जो SSD है ना, उसमें तू है ना विंडोज इंस्टॉल कर. ऐसा इसलिए ताकि जब आप उस विंडो को बूट कर रहे हैं तब वो बूट क्या हो जाए, फास्ट हो जाए. अगर आप HDD से बूट करोगे तो बूट क्या होगी, स्लो. लेकिन आप SSD से बूट कर रहे हो तो बूट क्या होगी, फास्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब पॉइंट ये कि ये तो ठीक है भाई, सी ड्राइव के लिए एक पॉइंट ये था कि आपने सी ड्राइव के लिए इसलिए SSD परचेज करी बिकॉज यू वांट टू बूट योर ऑपरेटिंग सिस्टम फास्टर. नाउ पॉइंट इज दैट आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज देना है. ओके, ये मान लीजिए SSD आपने 240 GB खरीदी है, पूरा सी ड्राइव आपने कितने GB का बना दिया है, 240 GB का बना दिया है. अब आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क खरीद या एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीद रहे हो. नाउ टेल मी गाइस, डू यू परचेज HDD और SSD? एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए आप SSD परचेज करोगे या HDD परचेज करोगे? Some people say SSD, some people say HDD. And why? Because of cost. देखिए, एक डेटा अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है SSD में. ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, लो आप SSD लो, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अपने को एक्स्ट्रा स्टोरेज ही तो एक्सेस करना है, एक्स्ट्रा स्टोरेज ही तो लेना है. अब उसको डेली तो अपन एक्सेस कर नहीं रहे. डेली किसको एक्सेस कर रहे हैं, विंडोज को. दैट्स व्हाई आई पुट द SSD. एक्स्ट्रा स्टोरेज को मैं किसमें, डेली एक्सेस तो कर नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मैं किसमें डाल देता हूँ, HDD में. वो आपका चॉइस है कि अगर आपको कॉस्ट बचाना है तो आप HDD लोगे, आपको कॉस्ट नहीं बचाना है देन यू विल बाय SSD. ये पॉइंट समझ में आया? तो ये चीज अपने को क्लाउड में रीड करनी. क्लाउड में लैपटॉप नहीं है, क्लाउड में क्या मशीन का नाम क्या है, इंस्टेंस. उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस. अब इस इंस्टेंस पे बाय डिफॉल्ट आपका एक स्टोरेज ऐड होगा. ओके, एंड दैट स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ 8 GB. कल मैंने आपको बताया 8 GB का अपने को स्टोरेज मिलता है, वेयर वी इंस्टॉल आवर विंडोज. ओके, अगर विंडोज है तो ये कहां पे इंस्टॉल होगा, पूरा का पूरा 8 GB किसको अलाउड हो जाएगा, सी ड्राइव को. इफ यू गाइस नो अबाउट विंडोज. अगर अब मैं बात करता हूँ लिनक्स की, तो लिनक्स में ये नहीं होता है, लिनक्स में होता है स्लैश.
जैसे विंडोज में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, C:\\, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वैसे ही लिनक्स में क्या होता है, // आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। बात आ रही है समझ? तो लिनक्स में 8 GB यहाँ इसके लिए दे रहे हैं, विंडोज में 8 GB सी ड्राइव के लिए दे रहे हैं। पॉइंट आ रहा है समझ? और ये जो कैटेगरी आपको दिख रही है वॉल्यूम कैटेगरी, वो क्या होगी, एसएसडी। और द पॉइंट नाउ, इफ यू वांट टू स्टोर एक्स्ट्रा स्टोरेज, means you want to add a extra storage, आप एक्स्ट्रा स्टोरेज ऐड करने जा रहे हैं। ओके, सो फॉर दैट, ओके, we have one category that is known as, one service we have that is known as storage service. Okay, you can say storage service. So storage service में जिसका नाम है यहाँ पे, वो मैं बात करूंगा उसके बारे में, EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। देखिए, क्लाउड में बेसिकली 3 तरीके की स्टोरेज आपको AWS क्लाउड से मिल रही है। लेट मी हाईलाइट ऑन दैट पॉइंट समथिंग, आई एम हाईलाइटिंग। क्लाउड स्टोरेज में आपको 3 कैटेगरी की स्टोरेज मिलती है। वन इज ब्लॉक स्टोरेज, अदर वन इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, एंड थर्ड वन इज फाइल सिस्टम स्टोरेज। Okay, now the point is that these are the 3 different categories, and right now we are talking on the block storage. Any idea what do you mean by block storage? Anybody? Block storage क्या होता है? Okay, so the block storage mean is, जैसे आपने यहाँ पे एक ये हार्ड डिस्क है, आपने 4 पार्टीशन बनाए, C/D/E/F। सी का पता है, ये 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क थी, आपने सबके लिए कितना दे दिया, 500 500 500 500, सभी के लिए आपने 500 500 500 आपने दे दिया। बात आ रही समझ में? तो सबके लिए 500 GB का स्टोरेज क्या हो चुका है, ब्लॉक। अब ये 500 GB के अंदर ये सी ड्राइव का क्या हो चुका है, कंट्रोल आ चुका है। दैट मींस वी हैव ब्लॉक द पार्ट। जैसे मान लीजिए अब 4 जने यहाँ बैठे, इन्होंने ये स्पेस ब्लॉक करना है, इन्होंने ये स्पेस ब्लॉक कर लिया, आपने ये स्पेस ब्लॉक कर लिया, उन्होंने वो स्पेस ब्लॉक कर लिया। मींस अब आपके अलावा उस चीजों पे किसी का अदर का राइट नहीं। तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ व्हाट, ब्लॉक स्टोरेज। बात आ रही है समझ में? आपने उस स्टोरेज को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? दैट इज अ मीनिंग ऑफ व्हाट, अ ब्लॉक स्टोरेज। ओके, कि आपने उस चीज को ब्लॉक कर लिया है, आपके अलावा उस चीज पे किसी का राइट नहीं है। ओके, सी ड्राइव ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, सी ड्राइव ही उस डेटा के अंदर चेंजेस कर सकता है। दैट इज अ कैटेगरी ऑफ ब्लॉक स्टोरेज। ओके, सो इन्होंने उसके लिए क्या कर रखी है, एक सर्विस निकाल रखी है ब्लॉक स्टोरेज के लिए। ओके, दैट सर्विस, if we ask to AWS, do you have any concept of block storage as a service? So they are providing you EBS, that is known as elastic block as a service. Now why they are adding, everywhere they are adding elastic, that means we have the elasticity, means किसी के साथ भी आप attach deattach वगैरह कर सकते हो इजीली। ओके, किसी के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इलास्टिसिटी का मींस इज दैट किसी के साथ भी आप अटैच डीअटैच इजीली क्या कर सकते हो, कर सकते हो। दैट इज अ मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एक सर्विस है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब पॉइंट ये कि हम ये सर्विस क्यों पढ़ रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।